हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और एक क्वेश्चन मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि विवेक भाई ये बताओ कि हम इन्वेस्ट करें या ट्रेडिंग करें, और अगर ट्रेडिंग करें तो जो हमारा जो पर्पस सॉल्व होता है ना, ये कि एक कंपाउंडिंग की रिटर्न आनी चाहिए और लंबे टाइम तक कंपाउंडिंग होगी तभी बात बनेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 10 साल तक किसी शेयर को रखना चाहिए, 20 साल तक शेयर को किसी को रखना चाहिए, कि विप्रो को हमने बहुत सस्ते प्राइस पर कभी परचेज किया था, अभी वो 20 गुना हो गया है, 30 गुना हो गया है, रिलायंस बहुत ज़्यादा कई गुना हो गया है, बोनस शेयर भी दिए हैं, स्प्लिट भी हुआ है, डिविडेंड भी दिया है, और एमआरएफ बहुत सस्ते प्राइस पर परचेज किया गया था और अभी भी बहुत बहुत ऊपर के प्राइस पर चल रहा है। तो जब ये लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टिंग में इतने सारे पैसे बनते हैं तो आप ट्रेडिंग की बातें क्यों करते हो, आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट की बातें क्यों नहीं करते और इस तरह के शेयर्स क्यों नहीं बताते कि जो लॉन्ग टर्म तक हमारे साथ दें और हम उनको होल्ड करके बैठ जाएं। तो देखो, इसका एक बहुत सारे रीजंस हैं। देखो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना भी गलत नहीं होता, ईटीएफ में इन्वेस्ट करना भी गलत नहीं होता, और अपना ट्रेडिंग करना भी गलत नहीं होता, और इन्वेस्टमेंट करना भी गलत नहीं होता, लेकिन ये डिफरेंट लोगों के लिए सूट करते हैं। और इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि देखो, अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और लंबे टाइम तक लेकर चलते हैं, और अगर कोई शेयर हमारा आज हमने परचेज किया और 10 साल के बाद अगर वो 6 गुना हो जाता है तो उसमें सिर्फ 20% की ही CAGR रिटर्न रहती है, उससे ज्यादा की रिटर्न नहीं रहती। लेकिन अगर हम सेम शेयर्स को साल में 2 बार ट्रेड कर लें, यानी कि जब वो नीचे आ जाए तो उसको खरीद लें और ऊपर चला जाए तो उसको बेच दें। वैसे तो नीचे आ जाए खरीद लें, ऊपर चला जाए बेच दें, बड़ा कॉमन सा वर्ड है हर किसी चीज के लिए कि विवेक ये तो कहना आसान होता है, लेकिन यहां पर मेरा मतलब वही है जो मैं हमेशा से कहता हूं कि अगर हम ग्रेट कंपनीज को 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे या उसके आसपास परचेज कर लें और उसके बाद में जब ऊपर चला जाए तो 15-20% गेन दे दो तो बेच दें। जैसे मैंने कल की ही वीडियो में एक चार्ट शेयर किया था हिंदुस्तान यूनिलीवर का, अगर आप उसको रेफर करो तो वो सेम मीनिंग है कि 200 दिन के मूविंग एवरेज पर जब इस तरह की ग्रेट कंपनीज आ जाएं तो हम उसको ले लें, और जब वो 15-20% गेन दे दे तो उससे निकल जाएं। अब होता क्या है कि इस तरह की जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं और जो मार्केट लीडर कंपनीज होती हैं वो 200 दिन के मूविंग एवरेज से 15-20% का गेन तो अगले 6 महीने में दे देती हैं, लेकिन फर्दर उसके ऊपर हमें 15-20% का और गेन कंटिन्यूसली अगर हम उसको रखें तो नहीं मिल पाता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन कंपनीज के जो नेट प्रॉफिट हैं वो 40-45%, 35-40% हर साल नहीं इंक्रीज हो पाते। तो एक साल में कंटिन्यूअस होल्ड करके 35-40% निकालना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन क्योंकि जो शेयर प्राइस है वो स्विंग करता रहता है ऊपर नीचे, और वो 200 दिन के मूविंग एवरेज को इक्विलिब्रियम की तरह से यूज करता है कि यहां तो प्राइस आना ही है, कुछ भी हो जाए किसी भी कंपनी का, खासतौर से जो बिग साइज कंपनीज होती हैं, जो बिग साइज सैचुरेटेड नहीं मैच्योर कंपनीज होती हैं और जिनमें आगे चल के बहुत ग्रोथ है, लेकिन वो ग्रोथ 40-50% पर ईयर की नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द कंपनी। तो वो कंपनीज क्या करती हैं, 200 दिन के मूविंग एवरेज पर आती हैं और उससे ऊपर फिर से निकल जाती है 15-20% गेन देने के लिए। तो अगर हम किसी भी शेयर को होल्ड करके बैठते हैं तो जो प्रॉफिट के इंक्रीज होने का जो ग्रोथ होता है, जो 15-20% CAGR नेट प्रॉफिट की ग्रोथ होती है कंपनी की, हमें सिर्फ उतना ही शेयर प्राइस में मूवमेंट मिल पाता है और उतना ही ग्रोथ मिल पाता है। लेकिन अगर हम इसको 2 बार इस तरीके से चर्न कर लेते हैं, 2 बार इन द सेंस कि जब 6 महीने मतलब 6 मंथ्स के अंदर अंदर जब वो शेयर 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास हम परचेज करते हैं तो 6 मंथ के अंदर अंदर वो हमें 15-20% गेन दे देता है, और उसी पैसे को निकालकर फिर जब दूसरी कंपनीज में सेम तरीके से लगाया जाता है तो वो उसको वहां से फिर 15-20% गेन आने के चांसेस हो जाते हैं। तो जैसे हमने सपोज टीसीएस पहले लिया, टीसीएस में 15-20% गेन आ गया, तो हमने ऊपर जब वो 15-20% गेन आ गया निकल गए, अब उस पैसे को हमने सपोज अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर में लगा दिया, तो सपोज हमने पहले इन्फोसिस में भी लगाया था, वो भी पैसा हमारे पास खाली रखा हुआ है, तो उसको हमने सपोज अभी एबट इंडिया में लगा दिया। अगर आप एबट का भी चार्ट देखोगे तो वो हमारा कंसोलिडेट होते होते 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, सैनोफी भी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, सेम तरीके से बेयर क्रॉप साइंस भी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये सारे ऊपर से नीचे आए हुए हैं, यहां से अगर फिर 15-20% गेन हमें 6 मंथ्स में मिल जाता है तो इस तरह से साल में 2 बार ये रोटेट होता है और 30 से 40% के बीच में गेन आता है। अब जो डिफरेंस है ना लेकर बैठने का और इस तरीके से ट्रेडिंग करने का, वो डिफरेंस हमारे रिटर्न में यह आता है कि अगर 20% का CAGR हमारा होता है तो 10 साल में हमारा पैसा लगभग 6 गुना होता है। लेकिन अगर ये 30% हो जाता है, सिर्फ 10% हम लोग इस तरीके से चर्न करके इसको इंक्रीज कर लेते हैं, तो ये
13 टाइम्स होता है। अब ये 13 टाइम्स और हमारा ये 6 टाइम्स, इसका जो डिफरेंस है वो 10 साल में तो इतना है, लेकिन जब सेम प्रोसेस 20 साल तक पहुंचती है तो इसका गैप क्या निकल के आता है कि 6 टाइम्स हमारा पहले 10 साल में हुआ 20% के हिसाब से, और 6 टाइम ही हमारा उसके अगली बार हुआ, यानी कि जो 6 टाइम था उसका 6 गुना होके फर्दर वो हमारा पैसा 36 गुना हो गया। अगर हम 20% के हिसाब से लेते हैं, यानी कि 20% के हिसाब से हमारा पैसा 20 साल में लगभग 36 टाइम्स हो जाता है। लेकिन यही पैसा अगर हम 30% 30% के हिसाब से ग्रो कर पाए ट्रेडिंग करके, तो हमारा पैसा 13 टाइम्स पहले ईयर में हुआ और फिर 13 टाइम्स का फिर 13 टाइम्स हुआ, यानी कि 169 टाइम्स हो गया। तो एक तरफ तो 36 टाइम्स हुआ, एक तरफ हमारा 169 टाइम्स हुआ। तो इसका रिजल्ट यह निकलता है कि अगर 1 लाख रुपया 1 लाख रुपीज लगाया जाए 20 साल में, अगर लेकर बैठा जाए, और उसमें भी लेकर बैठा जाए जो ग्रेट कंपनीज हैं जो 20% का CAGR लेकर बैठने से दे सकती हैं, तो वहां तो हमारा पैसा 20 साल में 36 टाइम्स होता है, और अगर हम उसमें थोड़ी सी ट्रेडिंग कर लें तो वो हमारा पैसा 1 करोड़ 70 लाख होता है, 1 करोड़ 70 लाख होता है 20 इयर्स में 1 लाख रुपया। तो जो लोग ये कहते हैं कि यार इतना पैसा ट्रेडिंग में नहीं बनता, उतना पैसा नहीं बनता, इसलिए नहीं बनता क्योंकि हम ग्रेट कंपनी चूज नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम ग्रेट कंपनी चूज कर लेते हैं तो ब्रेकआउट के टाइम पर जब वो ऊपर जा रही होती हैं तब उसको चूज करते हैं, तब उसमें पैसा लगाते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है कि वो पहले तो नीचे आती है, फिर वहीं पर जाती है, और इस बीच में 8-10 महीने निकल जाते हैं, और जो 2 बार कमाने के पैसे थे, जो टाइम था 2 बार कमाने का, वो हमारा एज इट इज बेकार हो जाता है, कोई फायदा नहीं होता। तो यहां पर मेरा कहना यह है कि अगर आप टाइम निकाल सकते हो अपनी जॉब से, तो टाइम निकालकर इन्वेस्टिंग के बदले ये चीज शुरू करो। और अगर आप बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल सकते तो इस काम को समझ के, एक बार पहले इस चीज को समझ लो, और समझ के इस काम को किसी को आउटसोर्स कर दो अपने बिहाफ पे। अगर उसको आउटसोर्स करके आप 20-30 लाख रुपया कमा सकते हो, और अगर उसको 1-2 लाख रुपया देना भी पड़े ना ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सभी लोग डॉक्टर नहीं बनते। अगर बच्चे को या खुद को इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो बेटर यही रहता है कि जो एक्सपर्ट डॉक्टर है ना उसके पास जाओ, उसको फीस दो और वो उस चीज का इलाज करा दो। यही काम हम इलेक्ट्रिशियन के केस में करते हैं, और यही काम हम प्लम्बर के केस में करते हैं। सब चीजों में हम यही काम करते हैं। अगर हमने साइंस नहीं पढ़ी ना, और बच्चों का साइंस से पढ़ने का स्कोप है आगे, तो फिजिक्स के टीचर बनने की हमें जरूरत नहीं होती। फिजिक्स का टीचर जो अच्छा टीचर है उसको ढूंढो और उनसे कंसल्ट करके अपने बच्चों के लिए स्टडी कराओ। तो सेम कॉन्सेप्ट है यहां पर। मैं ये चीज कहता हूं, अगर इन्वेस्टिंग के लिए आपके पास टाइम है लेकर बैठने के लिए, तो इन्वेस्टिंग में भी सीरियसली उतना ही टाइम चाहिए होता है एनालिसिस में, जितना कि हमें इस स्विंग ट्रेडिंग में चाहिए होता है। सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिंग के लिए भी हम सेम कंपनी ही चूज करते हैं, और ट्रेडिंग के लिए भी हम सेम कंपनी ही चूज करते हैं। यहां पर ट्रेडिंग से मेरा मतलब इंट्राडे या फ्यूचर एंड ऑप्शन से नहीं है। यहां मेरा जो ट्रेडिंग से मतलब है वो हमारा 3 से 6 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से 15 से 20% कमाने से है। और जब ये 200 दिन के स्विंग के हिसाब से हम ट्रेड करते हैं तो उतना पैसा बनता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज तो 15 दिन में दे जाती है इतना प्रॉफिट, और बहुत सारी कंपनीज 8-10 महीने ले लेती हैं। लेकिन जब एवरेज आता है तो एवरेज हमारा इतना निकल कर आ जाता है कि 6 मंथ में 15-20% गेन आ जाता है। अब बहुत बार क्या होता है कि जैसे ये पेंडेमिक वाली सिचुएशन आई तो ये नीचे जाता है और बाद में टाइम लग जाता है। तो देखो इस तरह की सिचुएशन रोज रोज नहीं आती, 10 साल में एक बार आती है, 5 साल में एक बार आती है। और अगर 5 साल में से 6 महीने हमारे चले भी गए तो भी हमारे पास बचे हुए 9 टाइम्स बचते हैं, क्योंकि 1 साल में 2 हो गए, 5 साल में 10 मौके आते हैं। और अगर एक मौका ऐसा निकल भी गया तो 9 टाइम्स तो हम ज्यादा कमा सकते हैं। और उस टाइम पर हम ये भी समझ लें कि अगर हमारा ट्रेडिंग में इस तरीके से पैसा नहीं बनाना तो इन्वेस्टिंग में भी कौन सा बन गया यार, तो वहां भी तो वो टाइम हमारा निकल ही जाएगा। तो इन्वेस्टिंग से बेहतर है सेम इन्वेस्टमेंट वाली कंपनीज में इस तरीके से ट्रेडिंग करना। अगर टाइम नहीं है तो सैटरडे संडे निकालने की जरूरत है। टीवी को छोड़कर हमें इस चीज पर एनालिसिस करने की जरूरत है, और कम से कम उतनी तो एनालिसिस कर लें, उतना तो समझ लें कि अगर हम किसी को आउटसोर्स करें इस काम को, तो वो जिस तरीके से इसको ट्रेड करने के लिए सलाह दे तो उस तरीके से हम लोग उसको समझ सकें, उसमें हमारे काउंटर अटैक्स नहीं हो कि यार ये नहीं तो ऐसे क्यों नहीं, आपने ऐसे क्यों बताया, आपने वैसे क्यों बताया, उस चीज की जरूरत ना पड़े, तो उस चीज को समझ लें। तो मेरा कहना यही है। और अगर उसके बाद में अगर हम इतने बूढ़े हो गए हैं कि शायद हम उतनी एनालिसिस नहीं कर सकते और वो सब चीजें नहीं समझ सकते, तो बेटर है कि अच्छी जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो ब्लू चिप म्यूचुअल फंड्स हैं, उनमें पैसा लगाएं। और अगर ब्लू चिप म्यूचुअल फंड्स में भी, मतलब एक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी अगर पैसा बनाने का नहीं बनता है क्योंकि हमें उसमें रिस्क लगता है, क्योंकि एज बहुत ज्यादा हो गई है, तो उस केस में सबसे अच्छा है जो डेट फंड में गिल्ड फंड होते हैं उनमें पैसा लगाएं, क्योंकि गिल्ड फंड का पैसा आरबीआई बॉन्ड्स में लगता है और वहां पर किसी भी
तरह का क्रेडिट रिस्क नहीं होता। क्रेडिट रिस्क से मेरा मतलब यहां पर हमारे पैसे मारे जाने का या खत्म हो जाने का, या उसके ऊपर किसी ने डिफॉल्ट कर दिया और पैसे नहीं दिए, उस तरह का कोई रिस्क नहीं होता। तो सबसे अच्छी तो मेरे हिसाब से यहां पर ट्रेडिंग है, जो स्विंग ट्रेडिंग जिसको कहते हैं, पोजिशनल ट्रेड। ग्रेट कंपनीज में 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे आए और ऊपर 15-20% पे निकल जाए, उसके बाद में और ऊपर कहां जाता है हमें उस चीज से मतलब नहीं है। साल में हमारा 15-20% पैसा बन जाए तो 30 से 40% के आसपास बन जाता है। मैंने तो सारी जो कैलकुलेशंस बताई हैं 20 साल में 170 टाइम्स, यानी कि 1 लाख का 1 करोड़ 70 लाख की मैं बात कर रहा हूं, 1 लाख का 1.7 करोड़ की बात कर रहा हूं। ये 20 साल में हो जाता है 30% के हिसाब से। और बिलीव मी, जब आप इस चीज को प्रैक्टिस करके चलते हो ना, तो 40 टाइम्स भी 1 साल का रिटर्न आता है। और अगर 40 टाइम्स रिटर्न आता है तो 1 ईयर में 28 टाइम्स होता है। और 28 टाइम्स को अगर 28 टाइम्स से मल्टीप्लाई करें तो ये 250 टाइम्स के आसपास होता है, यानी कि 1 लाख रुपए का 2.5 करोड़ बनता है 20 साल में। तो ये जो कंपाउंडिंग का मैजिक है ना, ये बहुत बड़ा मैजिक है। और अगर आपको इस चीज में कोई भी डाउट होता है ना, तो एक बार मेरे चैनल पर करीब करीब 120 वीडियोस हैं, 120 वीडियोस हैं, जितने भी मैंने स्टॉक एनालिसिस किए हैं ना, जितनी भी स्टॉक एनालिसिस वाली वीडियोस हैं, एक बार सबको उठा कर देखना कि क्या रीजंस थे, कैसे किया है, कैसे नहीं किया है। इस चीज को समझने के लिए कहीं और जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि ये स्विंग ट्रेडिंग कैसे काम करती है। और विवेक, जिस तरह से आप बताना चाह रहे हो, उस चीज को अगर हम समझें, परखें, तो उस चीज का रिजल्ट कैसे निकले, कहां से देखें। तो सारी वीडियोस देखना, एक एक करके देखना कि कौन कौन सी वीडियोस को कैसे कैसे एनालाइज किया था। 4, 5, 10 घंटे लगाना, 20 घंटे लगाना। और अगर इस 20 घंटे को लगा के आपको आगे तक के लिए इस चीज में क्लैरिटी आती है और आप इन्वेस्टिंग से निकलकर इस तरह की स्विंग ट्रेडिंग में एंटर कर पाते हो, तो आप ये चीज समझ लो, ये लाइफ चेंजिंग डिसीजन हो सकता है। लेकिन इस डिसीजन को लेने के लिए उससे पहले आपके पास कुछ चीजें होनी चाहिए, आपके सामने वो प्रूफ्स होने चाहिए कि किस तरह से एनालाइज करके कैसे हो सकता है। पिछले 4-5 महीने में जितने भी वीडियोस बनाई हैं, एक बार उनको देखना और समझना, ये इन्वेस्टिंग से बहुत बेटर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इन्वेस्टिंग मत करो, लेकिन उसको और बेटर करने के लिए इस चीज को करना जरूरी है। अब यहां पर ये मत करने लगना कि इस चीज को और बेटर करने के लिए ऑप्शंस में घुस जाओ। ऑप्शन एक डिफरेंट चीज है, वो एक बिल्कुल डिफरेंट ब्रीड है और बिल्कुल डिफरेंट तरीके से उस गेम में काम होता है। वो बेसिकली इन्वेस्टिंग नहीं है, वो एक गेम है। उस गेम को बहुत ही समझदारी से, प्रोफेशनल तरीके से करने की जरूरत होती है और उसको आप बिना फुल टाइम इस मार्केट में आए नहीं कर सकते। जॉब के साथ में उसको करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। तो आज का मेरा मैसेज यही था कि जो लोग ये पूछते हैं इन्वेस्टिंग बेटर है या फिर हमारा ट्रेडिंग बेटर है, तो ये जो स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग होती है, ये इन्वेस्टमेंट से बहुत बेटर है। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। कल फिर मिलेंगे ठीक 5 बजे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।